आज की क्लास में बच्चे हम आपकी ना बेसिक अभी जो आप नोट्स देख रहे हो अपने सामने बेटा, ये चैप्टर वाइज नहीं है, ये यूनिट वाइज है। तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या है, ये थर्ड यूनिट है। अभी तक जो हमने इस सेशन के अंदर 12th में कंप्लीट किया है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अभी तक बच्चे हमने सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट कंप्लीट करी है 1 तारीख से लेके अब तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, ठीक है। अब आपकी मैक्रो का एक तरीके से फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है, चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन ये आएगा सर कि आपने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट क्यों स्टार्ट नहीं करवाई इसकी। फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है बेटा वो नेशनल इनकम कहलाती है हमारी, वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। उसको आज करा भी दूंगा ना, तो मैं जब आपके बोर्ड्स आएंगे तब तक आप क्या होते हो, वो सारा का सारा भूल जाते हो। तो उसको हमेशा आज से नहीं, जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ सबसे आखिर में कराया जाएगा, करवाया जाएगा, लेकिन ठीक है उसको हम एंड के लिए रोक के चलते हैं जान के, ठीक है। अब आते हैं बेटा आपकी यूनिट के ऊपर, चैप्टर नंबर 3 है हमारा सर यहाँ पे, मनी एंड बैंकिंग। अभी जो मेरा पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न पे बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। जो लास्ट चैप्टर जिन्होंने कर लिया उनको समझ भी आ गया होगा। अभी देखो बेटा, हमारे पढ़ाई का तरीका क्या रहने वाला है कि आपके सामने ये नोट्स हैं, नोट्स के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है कि हमने कॉन्सेप्ट कौन कौन से कवर करने हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये एक तरीके से आपका क्या है, इंडेक्स है इस चैप्टर के लिए, इस यूनिट के लिए। आज की क्लास के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं बेटा, वो सिंपल और सिंपल करेंगे। अभी पहले हम पहला कॉन्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, मनी, ठीक है। मनी के ऊपर डिस्कशन चलेगा आज पूरे बैच के अंदर, और आपसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, कौन सा चैप्टर आपका, मनी। और उसी के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बेटा आपका, ठीक है, यहां से आता है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, देखो आप सबसे अगर पूछा जाए कि मनी किसने सुना है, कोई बच्चा है ऐसा जो हाथ खड़ा करना चाहेगा कि सर हमने नहीं सुना, ऐसा नहीं होगा, सबने मनी सुना है। सर मनी का मतलब क्या होता है, पैसा होता है। अब मुझे सिंपल ये बताओ, डिफाइन मनी। मैं आपसे उसका हिंदी मतलब नहीं पूछ रहा, क्योंकि नॉर्मली मैं पूछूंगा बेटा बताओ मनी क्या होती है, सामने से आंसर आएगा सर पैसा, वो मुझे भी पता है। मेरा क्वेश्चन ये है, डिफाइन मनी, पैसा है क्या। सारा दिन खर्चते हो सुबह से लेकर रात तक, होता क्या है, जिसकी वैल्यू के रिटर्न में हम गुड्स को खरीदते हैं। और कोई, जिससे हमारी नीड्स का सेटिस्फेक्शन पूरा होता है। और कोई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी पैसा सर वो चीज है जिससे हम चीजों को क्या कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं, ठीक है बेटा। जितना अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करोगे, देखो राइटर ने तो लिखा ही हुआ है, रट तो लो गई आप, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो पहले हमें अपना दिमाग यूज करना है कि सर पैसा हो क्या क्या सकता है। तो बेसिकली एक पॉइंट निकल के आता है, सर पैसा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम आता है। अब ना थोड़ा सा भूल जाओ सारे कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप सोचो डेली लाइफ में आप पैसे से क्या करते हो। सर हम पैसे को खर्चते हैं, यानी कि पैसा क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम आता है। सर पापा मम्मी हमारे पैसे को सेव करते हैं बैंक के अंदर, तो पैसा किसके काम आता है, सेविंग्स के काम आता है नहीं आता, ठीक है। सर पैसे से ना हम स्कूल फीस पे करते हैं, ट्यूशन फीस पे करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो पैसा यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स करने के काम आता है। तो ये सारे फंक्शंस है ना बेटा पैसे के। अब होता क्या है बेटा, कई चीजों की ना डेफिनेशन नहीं होती, कभी भी उनकी डेफिनेशंस नहीं होती, उनकी पहचान ही क्या, उनके काम। अब अगर आपको कोई कहे यहाँ पे कि डिफाइन अंकित सर, तो डिफाइन क्या करोगे भाई, अंकित सर वो हैं जो इंस्पायर एकेडमी में अकाउंट्स और इको पढ़ाते हैं। तो भाई मेरा काम ही तो बता पाओगे ना आप, वरना क्या डिफाइन करोगे। डेफिनेशन तो किसी राइटर ने इतने अच्छे कर्म नहीं करे अभी कि किसी राइटर ने मेरे पे कोई डेफिनेशन लिखी हो, और लिखेगा भी कैसे, अंकित नाम के करोड़ों लोग हैं दुनिया के अंदर। तो यानी कि किसी किसी चीज में हमें उनके फंक्शन ही क्या दिखाते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेम बेटा हमारा मनी के केस के अंदर है। अब आते हैं आपके पॉइंट्स के ऊपर, देखो क्या लिखा है, money is defined as a standard of deferred payment and has some value which has accepted as a medium of exchange। तो दो फंक्शंस हमारे निकल के आए। सर मनी वो होती है जिससे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि चीजों को खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा सर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। डेफर्ड का क्या मतलब होता है, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। आज मैंने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया, मैंने उसे कहा कि मैं आपको हर मंथ 10% का इंटरेस्ट दूंगा या हर ईयर 10% का इंटरेस्ट दूंगा। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है बेटा, पैसे की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। इसको और ज्यादा अच्छे से समझोगे अभी आप जब आप बार्टर सिस्टम समझ लोगे। बार्टर एक्सचेंज होता क्या था बेटा, बार्टर सिस्टम वो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था जो पैसे के आने से पहले चलता था। ये आप सबने पढ़ा हुआ है 9th-10th के अंदर कि सर बार्टर सिस्टम उसको कहा जाता था जिसमें हम चीजों के बदले में क्या करते थे, चीजों का एक्सचेंज किया करते थे। आज आपकी इकोनॉमिक जो आप पढ़ रहे हो, इसको नया नाम दिया जाता है सीसी,
सीसी का मतलब होता है यहाँ पे क्या बेटा, बेसिकली कॉमोडिटी एंड कॉमोडिटी एक्सचेंज, कॉमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पे सामान के बदले में क्या एक्सचेंज किया जाता है, सामान एक्सचेंज किया जाता है, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, यहाँ पे बार्टर एक्सचेंज बोला गया। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, wheat may be exchanged for cloth, house for horses, etc. और a teacher may be paid wheat or rice as a payment for his service। देखो अब यहां से आपको समझ आएगा ऊपर वाला फंक्शन इसका डेफर्ड वाला। इन्होंने क्या बोला कि आज टीचर को भैया आप फीस दे रहे हो, ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल कैसे देता हूं ये समझो। भैया हम उस युग में जी रहे हैं या उस टाइम पे जी रहे हैं बेटा जहां पे क्या था, पैसा था ही नहीं। हम किस में डील करते थे, बार्टर सिस्टम के अंदर डील करते थे। एग्जांपल को समझना आप ध्यान से, हम किस में डील कर रहे थे बच्चे, बार्टर सिस्टम में। आपको मेरी फीस पे करनी है। आज क्या हुआ कि एक महीने की आपकी फीस आती है मान लो 1000 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने आपको इस महीने आधा महीना ही पढ़ाया, तो आप क्या करोगे, सर आपने आधे महीने पढ़ाया था, हम आपको 500 रुपए देंगे। सीधी सी बात है ना, आप पैसे काट सकते हो। अब आ जाते हैं बार्टर सिस्टम के टाइम पे। बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा था कि मेरी फीस जो आ रही थी ना, वो आ रही थी चीजों के रूप में। मान लो किसी के फादर या कोई थे, वो कारपेंटर थे, उन्होंने क्या कहा कि सर आप हमारे बच्चे को पढ़ाओ, उसके बदले में आपके घर का फर्नीचर मैं बना दूंगा। मैं कहा ठीक है सर आप बना देना। अब मैं उनके बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, किसी रीजन से मैं 15 दिन नहीं पढ़ा पाया। अब वो क्या काटेंगे कि सर मैं टेबल बना रहा हूँ, इसमें 2 टांगे नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपने आधे महीने नहीं पढ़ाया। यही कटेगा ना वहां पे। तो क्यों, क्योंकि बेटा फ्यूचर पेमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट में बात करते हैं, क्या ऐसा होता है, नहीं। पैसा आने के बाद से क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा चेंज हो चुका है। आज मैं अगले साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी आपको क्या दे सकता हूं, मैं आज बता सकता हूं। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूंगा कि सर इतने इंटरेस्ट के साथ मैं आपको 5 साल बाद इतना पैसा दे दूंगा। तो यानी डेफर्ड पेमेंट समझ आ गया सबको। डेफर्ड पेमेंट्स क्या होती हैं सर, फ्यूचर पेमेंट्स होती हैं जो आने वाले समय के अंदर हम पे करने वाले हैं। लेकिन वो पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया, सिर्फ मनी की वजह से हो पाया। बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल। चलिए अब क्वेश्चन ये आता है, देखो भाई सीधा सा लॉजिक है, मेरी बात ध्यान से समझना। एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, बार्टर सिस्टम हमारे देश में चल रहा था। अब उसकी जगह कौन सा सिस्टम लेके आया गया, मनी सिस्टम लेके आया गया। तो कुछ ना कुछ कमी किसमें रही होगी बेटा, हमारे बार्टर सिस्टम में रही होगी, तभी मनी को लेके आया गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, वो क्या है यहाँ पे, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ अ बार्टर सिस्टम। यानी उस बार्टर सिस्टम के अंदर कमियां क्या क्या थी जिसकी वजह से हमें मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो बेटा पहली कमी थी यहाँ पे लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसको समझिए यहाँ पे जरा, आप ध्यान से समझना। एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे बेटा इस पॉइंट के लिए। एक ए पर्सन है बेटा, इसके पास जो है ना बेटा व्हीट है, और एक बी पर्सन है यहां पे, इसके पास है यहां पे राइस। अब आपको अपने आप से दिमाग लगाना है इस पॉइंट के लिए। ए क्या दे सकता है, मान लो ए को राइस चाहिए, तो ए इसको क्या दे सकता है, उसके बदले में व्हीट दे सकता है। तो सर ए इसको व्हीट देगा और इसके बदले में इससे क्या ले सकता है। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब इस राइस के बदले में सामने वाले से ये व्हीट लेने के लिए तैयार भी हो। भैया राइस वाला भी तो ये कहे ना, भैया मेरे को गेहूं चाहिए, वो कह रहा है मुझे तो गेहूं नहीं चाहिए, मुझे तो ड्राई फ्रूट चाहिए, फिर क्या कर लोगे। यानी कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि जो आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हो ना देने के लिए, वो सामने वाला एक्सेप्ट भी कर ले कि हाँ सर जो आप एक्सचेंज करना चाहते हो सेम चीज मैं भी आपसे क्या करना चाहता हूँ, एक्सचेंज करना चाहता हूँ। इसे बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यानी दोनों की इच्छाएं क्या है यहाँ पे, सेम है। देखो वर्ड में ही छुपा हुआ है। डबल का मतलब दोनों तरफ से, कॉन्सिडेंस का मतलब होता है चांस की बात है कि जो दोनों की वांट्स है ना, दोनों की इच्छा है, मतलब ये राइस व्हीट देके राइस लेना चाहता है और ये राइस देके इससे क्या लेना चाहता है, व्हीट लेना चाहता है। इसे बोला जाता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ। तो बेटा पहले के टाइम में ट्रांजेक्शन इतनी इजी नहीं होती थी। पहले तो मैं वो चीज ढूंढूं जो मैं दे सकता हूं, मैंने ढूंढ ली थी मैं गेहूं दे सकता हूं। फिर अब भैया गली मोहल्ले में ढूंढो कि कौन गेहूं लेके मेरे को चावल देने के लिए तैयार है, ऐसा बंदा ढूंढो। तो क्या इजी टास्क है बेटा आज की डेट में, ये नहीं है ना, उस टाइम पे हुआ करता था। तो देखो क्या लिखा है यहाँ, कहता है बार्टर इज पॉसिबल ओनली इफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू पर्सन आर नीडेड बाय ईच अदर। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के दोनों पर्संस क्या करें, आपस में एक दूसरे से वो सामान एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो। इट इज अ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। Double coincidence of wants means that good in a possession of two different person must be useful and needed by each other.
सिंपल शब्दों में वही है कि दोनों एक ही चीज चाहते हैं, एक्सचेंज करना आपस में। कहता है इट इज द मेन बेसिस ऑफ अ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बट इट इज, उस टाइम पे भी बेटा ऐसा नहीं होता था। यार आप सब छोड़ दो, उस टाइम की बात हटा दो, आज आप पैसे लेके भी कई चीजें ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही हैं। भाई कोविड के अंदर क्या हुआ, आप पैसे लेके ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, मिल गई थी आराम से? नहीं मिल रही थी भाई। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम में तो इससे भी कई गुना ज्यादा क्या होती थी बेटा, उस टाइम हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? देखो मैंने आपको इन्हीं एग्जांपल पहले भी दिए थे। मान लो बेटा आज प्रेजेंट में आपको कोई कहता है कि भैया आप मेरे से राइस ले लो और उसके बदले में मेरे को क्या दे दो, ड्राई फ्रूट्स दे दो। मेरे से क्या ले लो, चावल ले लो और उसके बदले में मेरे को क्या दे दो, ड्राई फ्रूट दे दो। करोगे ये डील आप? क्यों नहीं करोगे? बोलो भाई क्यों नहीं करोगे? ड्राई फ्रूट क्या है सर, कॉस्टली है। लेकिन ये कॉस्ट कैसे पता चल पाई? जब पैसा आया। बार्टर सिस्टम में तो ये चीज थी नहीं। तो बार्टर सिस्टम में दिक्कत ये आती थी डिविजिबिलिटी कैसे करें, यानी किस चीज के बदले में हम किस चीज को आपस में एक्सचेंज करें। ये सिस्टम में कहां पे दिक्कत थी? बार्टर सिस्टम में। कहता है इन कॉमोडिटी एक्सचेंज difficulty of dividing the commodity arises. For example, if a car is to be exchanged for a scooter, then car cannot be divided. तो कार को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। Similarly, animal cannot be divided in a smaller units. अब भाई देखो सीधी सी बात है, इतना तो सबको दिखता होगा भैया ये गाड़ी है, ये स्कूटर है। ठीक है कि स्कूटर भैया गाड़ी से छोटा है, लेकिन अब उसे एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज करने के लिए कैसे करेगा? कार को काटेगा बीच में से। मान लो किसी को जानवर देना है किसी को, ठीक है, डील हो गई कि भैया गेहूं के बदले में आप हमें गाय दोगे। अब गाय देगा कैसे वो? प्रॉब्लम आई ना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब पैसा है, पैसे की बेसिस पे क्या होता है, आज कैसे डील हो सकती है? अच्छा अब मेरा क्वेश्चन समझना और आंसर देने की कोशिश करना। आज भी आप स्कूटर के बदले में गाड़ी एक्सचेंज करना चाहते हो, आज कैसे कर सकते हैं? उस टाइम पे तो नहीं कर सकते थे। ये सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया भाई जितने बैठे हो? आज कर सकते हैं गाड़ी के बदले में स्कूटर एक्सचेंज। कैसे करेंगे? एक एक करके, शोर नहीं मचाना। ठीक है, जिसको पता है पहले हैंड रेस करो आप अपने। हाँ निक्की बोलो। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। क्या सर? मैंने सामने वाले से गाड़ी ली, उसको यहाँ पे स्कूटर दिया। अब एग्जांपल समझो, मैंने सर कार ली सामने वाले से 2 लाख रुपए की, इधर से मैंने उसको स्कूटर दे दिया 50,000 रुपए का, और बाकी के 1.5 लाख रुपए मैंने सर कैसे ले लिए? कैश ले लिए उससे। तो ये हो सकता है ना आज की डेट में? क्यों हो सकता है? क्योंकि सर पैसा है। लेकिन पहले के टाइम में तो पैसा था नहीं, तो ये प्रॉब्लम आती थी जब हमारे यहाँ पे क्या चलता था बेटा? बार्टर सिस्टम चलता था। क्लियर हो गई प्रॉब्लम? चलिए अब अगली आती है बेटा डिफिकल्टी इन स्टोरिंग अ वेल्थ। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है आज के भारत की, तो बहुत ज्यादा। कैसे? आज की डेट में बेटा हमने कई न्यूज सुनी कि किसी के घर पे छापा पड़ा और उसके सोफे में से निकले 10 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए निकले ना। कई मूवीज भी बन चुकी हैं इंडिया के अंदर जिसमें छतों में से पैसा निकल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, देखी होंगी सबने। ठीक है, अब आज की डेट में जब से पैसा आया है, उसको स्टोर करके रखना क्या हो गया बेटा? बहुत इजी हो गया। लेकिन जब बार्टर सिस्टम होता था तो बार्टर सिस्टम में सेविंग्स कैसे होती थी? सबके आपके कोई ना कोई विलेज होगी बेटा, कहीं ना कहीं कोई गांव होगा आपके पीछे भी। ठीक है, अगर आप गांव में जाओगे आज भी वहां पे रईस कौन माने जाते हैं? जिसकी जमीनें ज्यादा हैं, जिसके पास गाय भैंसे ज्यादा है, जिसके ट्रैक्टर ज्यादा है, जिसके खेत ज्यादा है, उनको रईस माना जाता है ना। क्योंकि उनकी सेविंग्स किस रूप में हुई? किसी की जानवरों के रूप में सेविंग ज्यादा है, यानी भैया इसके पास तो गांव का बहुत रईस बंदा है, इसके पास आज भी 100 गाय हैं, ठीक है, और 50 भैंसे हैं, जिसका ये दूध निकाल के काम कर रहा है, तो वो रईस माना जा रहा है ना वहां पे। लेकिन उनकी सेविंग्स किसकी यूज में हो रही है? चीजों के रूप में। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बेटा, डिफिकल्टी कैसे होती थी स्टोरिंग। देखो एक एग्जांपल समझो आप बेटा, एक सिस्टम है हमारा कौन सा? बार्टर। और एक है बेटा हमारा यहाँ पे आज का सिस्टम जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट सिस्टम, यानी कि मनी। बेटा 1 लाख रुपए की सपोज करो कोई भी एक गांव आती है, उसका डेयरी का काम है, 1 लाख रुपए की एक गाय खरीद रहा है वो। उसको 1 लाख इंटू 100 गाय खरीदी तो कितने रुपए हो गए? 1 करोड़ रुपया हो गया। 1 करोड़ रुपए में सर उसने कितनी गाय खरीद ली? यहाँ पे 100। अब ये हो गया बार्टर सिस्टम के टाइम पे एक एग्जांपल है, क्योंकि पैसा तो होता नहीं था, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। अब उसने 100 गाय खरीदी जिसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं आज प्रेजेंट में 1 करोड़ रुपए है। लेकिन इन 100 गायों की सेविंग करनी है उसे, यानी उसको क्या करके रखना? अपना पैसा बचाया हुआ, उसकी ये सारी सेविंग्स है।
अब 100 गाय को खड़ी करने के लिए जगह कितनी चाहिए भाई? बहुत सारी चाहिए। ठीक है, उसको संभालने के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा बंदा चाहिए, मतलब काफी सारे लोग चाहिए होंगे जो उनको संभाल सके। यानी सेविंग करना ही अपने आप में क्या हो गया? खर्च का काम हो गया। आप सेविंग कैसे करोगे भैया? सेविंग के लिए पहले 1000 गज तो मेरे को जगह चाहिए जहां मैं गाय खड़ी कर सकता हूँ। उसके बाद उन गायों को संभालने के लिए भी मेरे को बंदा चाहिए। तो यानी सेविंग करना क्या हो गया? एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता था। कब? जब बार्टर सिस्टम होता था। आज प्रेजेंट में मुझे 1 करोड़ रुपया सेव करना है, कहाँ कर सकते हैं? बैंक। भैया वो तो लीगल हो जाएगा ना, छुपा के करना है। भैया आप एक छोटा सा कार्टून का डब्बा ले लो, 2000 रुपए की गड्डियां उसमें सेट करके रख दो, ठीक है, साइड कर दो उसको। समझ रहे हो? क्योंकि 2 लाख रुपए की एक गड्डी बैठती है आपके जाके। समझ रहे हो? आपने एक बहुत बड़ा सा कार्टून लिया या सेटी है जिन पे ये तीनों बैठी हैं, इनको उठाओ, इसके नीचे रख दो, इन्हें बिठा दो, होगा 1 करोड़ रुपए सेव। बेसिकली कहने का मतलब समझो क्या है कि आज की डेट में सेविंग करना क्या हो गया बेटा? एक बहुत इजी टास्क हो गया। रीजन, क्योंकि जब पैसा आ गया, पैसे आने की वजह से पैसे को स्टोर करके रखना क्या हो गया? बहुत इजी हो चुका है। तो देखो अब क्या लिखा है यहाँ, कहता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द वेल्थ फॉर फ्यूचर। पहले के टाइम में चीजों को सेव करके रखना बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता था। आपको ना एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना बच्चे आप सारे। किसी बंदे ने कहा कि मैंने इस साल 100 गायें सेव करी हैं, तो मेरी सेविंग कितनी है जी? 100 गाय की है। अब कोई उस गांव के अंदर किसी रीजन से कोई बीमारी आ गई, ठीक है, जिसमें बीमारी किसकी थी? वो जानवरों की, जानवर मर रहे थे। अब उसकी 50 गाय उसमें मर गई, तो उसकी सेविंग कितनी रह गई? आधी हो गई ना। बेसिकली आज के हिसाब से सेविंग खड़े खड़े आधी हो गई। भैया उसने कुछ भी नहीं करा। तो सेविंग बचाना भी क्या होता था? एक टास्क होता था। आज की डेट में कुछ ऐसा है नहीं है। तो हमें क्या समझ आया कि सर आज प्रेजेंट के अंदर सेविंग करना क्या हो गया है? बहुत इजी हो गया। उसको सेव करके रखना फ्यूचर के लिए, वो भी क्या हो गया? बहुत ज्यादा इजी टास्क हो गया। देखो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, कैटल एक्सेट्रा आर लाइकली टू डिट्रॉयड विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखो एक फार्मर है बच्चे, ठीक है, वो कहता है कि मैंने सेविंग करी है, मैंने क्या करा? 100 क्विंटल गेहूं सेव करके रख लिया है, फ्यूचर में मैं इससे क्या करूंगा? प्रॉफिट कमाऊंगा। आप सबको एक टर्म पता होगा, गेहूं में लगता है घुन। घुन का मतलब होता है गेहूं में कीड़ा लग जाता है, उससे गेहूं क्या हो जाती है? सारी की सारी फसल खराब हो जाती है। अब अगर उस फसल में, गेहूं में घुन लग गया तो उसकी सेविंग तो पड़े पड़े क्या हो गई बेटा? खत्म हो गई। तो यानी सेविंग को करना और उसको फिर बचा के रखना, दोनों ही क्या होते थे बेटा? बार्टर सिस्टम में एक टास्क होते थे। लेकिन आज प्रेजेंट में ऐसा सिनेरियो नहीं है। आप इजीली सेविंग कर भी सकते हो और फ्यूचर के लिए उसको बचा भी सकते हो। ठीक है, एक दिक्कत चलो ये तो समझ आ गई। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आज बेटा मैंने सपोज करो फॉरेन से कोई गाड़ी मंगाई, मेरे को वहां पेमेंट करनी है। तो मैं क्या करूंगा? मान लो एक गाड़ी आ रही है 2 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी वहां से डिलीवर हो जाएगी, यहां से 2 करोड़ क्या होंगे? ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएंगे, यही होगा। अब हमने ना एक डील करी बार्टर सिस्टम के टाइम पे, वहां पे जाके सोचो आप, हमने डील क्या करी कि भैया आप मेरे को 100 क्विंटल क्या दोगे? गेहूं दोगे, और उस गेहूं के बदले में मैं आपको 50 गाय दूंगा। उसकी जो 100 क्विंटल गेहूं है वो तो 2 ट्रक भर के भेज देगा, भेज देगा ना आराम से। अब आपको क्या भेजनी है वापसी में? एक बड़ा ट्रक है, मान के चलते हैं एवरेज 2 गाय आ जाती हैं। कितने ट्रक निकलेंगे यहाँ से आपके ट्रांसफर के लिए? तो कितना बड़ा टास्क हो गया पेमेंट करने का ही। सामने से मैंने गेहूं ली और उस गेहूं की पेमेंट किस में जा रही है? 25 ट्रकों में भर के जा रही है। उसमें से भी पता नहीं कितनी पहुंचेंगी कितनी नहीं पहुंचेंगी। तो इसका मतलब बेटा बार्टर सिस्टम के टाइम पे ट्रांसफर ऑफ पेमेंट भी क्या होता था? एक टास्क होता था। आज क्या है? आज बेटा आप बैठे हो, फोन उठाया, टिक करा, पैसा यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, सारी जगह क्या हो रहा है? ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? पैसे की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो आज की डेट में आप कैसे बता सकते हो कोई चीज ज्यादा महंगी है या कम है? बताओ भाई। वर्थ पता है। अच्छा, सोना ज्यादा कॉस्टली होता है या चांदी ज्यादा कॉस्टली होती है? कैसे पता चला सर? क्योंकि सोने के प्राइस ज्यादा होते हैं, चांदी के प्राइस, यानी आज हमारे पास डिनोमिनेशंस हैं हर चीज को वेरीफाई करने के लिए कि कौन सी चीज ज्यादा कॉस्टली है, कौन सी चीज ज्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। तो देखो यही पॉइंट है, कहता है डिफरेंट कमोडिटीज आर ऑफ अ डिफरेंट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मींस द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन बी एक्सचेंज फॉर इन द मार्केट। देयर इज नो कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अंडर अ बार्टर सिस्टम।
कहता है बार्टर सिस्टम के अंदर किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कोई कॉमन मेजरमेंट यूनिट नहीं थी। देखो आज आप बेटा मार्केट जाते हो, आप कहते हो भैया 100 ग्राम चाय पत्ती दे दो मेरे को, मिल जाती है नहीं मिलती? मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि मान लो 1000 रुपए किलो चाय पत्ती है तो 100 ग्राम हो गई 100 रुपए की, वो कहेगा ठीक है भैया 100 रुपए दो ले जाओ। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज को मेजर करने के लिए मेरे पास उस टाइम पे कोई कॉमन मेजरमेंट यूनिट प्रिवेलिंग नहीं थी। ठीक है, फिर कहता है इन दिस सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट प्रोपोर्शन आर टू गुड्स टू बी एक्सचेंज। तो हमें ये दिक्कत आती थी ये पता करने में, मान लो कि मैं राइस के बदले में ही ड्राई फ्रूट्स देना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे को दिक्कत क्या आएगी कि भैया 5 किलो चावल के बदले में मुझे कितने ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए। लेकिन आज प्रेजेंट में ऐसी दिक्कत नहीं है, आप पैसे की वजह से इसको इजीली एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो। फिर आता है बेटा लास्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर, कहता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब, डेफर्ड पेमेंट क्या बताई थी बेटा मैंने अभी आपको? फ्यूचर पेमेंट्स बताए थे। क्या बताई आपको? फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, फ्यूचर पेमेंट्स। देखो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को सुनना आप। यहाँ पे एक बंदा है, सामने वाले से उसने गाय ले ली, ठीक है, वो कहता है भैया आप गाय दे दो, मैं कुछ टाइम बाद ना आपको ब्याज के साथ गाय वापस भी कर दूंगा। अब ब्याज क्या देगा? पैसा तो था ही नहीं ना। अब क्या वो क्या कहेगा, भैया एक काम करता हूँ गाय के साथ मैं आपको बछड़ा दे दूंगा इंटरेस्ट के रूप में। भैया कैसे इंटरेस्ट पे करोगे किसी चीज का? पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास चीजें ही नहीं है उस लेवल पे। अब सर एक आंसर आया था आपकी तरफ से ही, मैंने पूछा था बेटा मान लो कि अगर आपने सामने वाले से गेहूं ली है और आप उसे कहते हो कि 6 महीने बाद मैं आपको 100 किलो गेहूं की जगह 125 किलो गेहूं दे दूंगा। एक बच्चे ने ही आंसर किया था आप जैसे कि सर बार्टर सिस्टम में ये तो हो सकता था ना कि किसी से हमने 100 किलो गेहूं ली और उसे मैंने कह दिया कि मैं आपको इसके बदले में कितना दे दूंगा? 125 किलो दे दूंगा। 25 किलो मैंने क्या दे दिया? उसका इंटरेस्ट दे दिया एक तरीके से। लेकिन बेटा वहां पे भी प्रॉब्लम आती थी, वो सामने वाला कहेगा भैया जो 6 महीने पहले मेरे से जिस क्वालिटी की गेहूं आपने ली थी ना, मेरे को सेम उसी क्वालिटी की गेहूं वापस चाहिए। क्या ये श्योरिटी दे सकते हो कि 6 महीने बाद वैसी एग्जैक्ट फसल उगा पाओगे आप? ऐसा नहीं होता। क्या पता उगे से नहीं चलेगा ना बेटा, उसने कहा मेरे को बोलो, कंपलसरी बोला उसने, तो हम ये नहीं कह सकते बेटा उग गई तो दे दूंगा, वो कहेगा मेरे को बता के चलो आप ना, है ना। तो इसका मतलब उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सेम क्वालिटी की फसल उसको फ्यूचर के अंदर वापस दे पाओ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स कहां पे आती थी बेटा? सारी की सारी हमारी बार्टर सिस्टम के अंदर। देखो लिखा है इन बार्टर इकोनॉमी फ्यूचर पेमेंट वुड हैव टू बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। आपको पहले से बता के चलना पड़ता था। ये स्टोरी किस किस ने सुनी है बेटा? आज भी राजस्थान के कुछ गांव के अंदर ऐसा होता है कि आज आप उधार लेते हो और आप उसके बदले में पता है क्या देते हो कि भैया हमारे घर में जब फ्यूचर में कोई बच्चा होगा ना वो आपका गुलाम बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे तो देने के लिए नहीं है। इसके ऊपर कई सारे सीरियल्स भी बन चुके हैं, मूवीज भी बन चुकी हैं। वो पहले के टाइम में ऐसा होता था। कब? जब बार्टर सिस्टम हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा चलता था। लेकिन आज ऐसी डेफर्ड पेमेंट्स नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक अब सबको? अगला टॉपिक है बच्चे हमारा यहाँ फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी समड अप एज फॉलो। कहता है मनी इज अ मैटर ऑफ द फॉलोइंग 4 फंक्शन। बेटा देखो मनी के अंदर 4 फंक्शंस होते हैं बेसिकली। सबसे पहला मीडियम। सबसे पहला क्या होता है सर? मीडियम, यानी कि किसी भी चीज को लेने देने में, खरीदने बेचने में काम। मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है? पैसे से हम किसी भी चीज को, दुनिया की कोई भी चीज है उसको मेजर कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा भी था, पूछ रहा हूं बेसिकली कि कोई ऐसी एक चीज जिसको आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते। बोलो, तेज बोलो यार। भावनाएं चीज है वो? फिर मैंने फीलिंग्स नहीं पूछी, मैंने पूछा चीज बताओ। ठीक है, मैंने थप्पड़ मारा कितनी जोर से लगा, कितने रुपए का लगा नहीं पूछूंगा ना, मैं ये पूछूंगा कितना दर्द हुआ। तो उस हिसाब से सोच रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, और कोई भाई? स्किल्स। स्किल्स की कीमत नहीं लगा सकते हम। स्किल्स की ही कीमत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्किल है, उसी के लिए आप पेमेंट करोगे। कपिल शर्मा कॉमेडी कर रहा है, वो उसकी स्किल है, उसी के लिए वो पैसा कमा रहा है। तो स्किल तो भाई सबसे बड़ी चीज है जिससे आप कमाइयां करते हो आज के डेट में। वो तो मेजर होती है एक्चुअल में पैसे में। जिसकी जितनी बड़ी स्किल उतना ज्यादा पैसा। बेटा कोई चीज नहीं है ऐसी। देखो जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन, वो भी बिक रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं बची जो आज की डेट में पैसे में मेजर नहीं की जा सकती। तो यानी पैसे के सर 2 काम है, एक तो मीडियम के काम आया, दूसरा मेजर करने के काम आया। फिर आया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट।
स्टोर का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके से सेविंग्स करने के। तो ये 4 मेन कारण है या फंक्शंस है किसके बेटा, आपके मनी के। अब एक एक करके थोड़ा सा समझेंगे इसको ना, 2 पार्ट्स में बांटा जाता है बेटा, एक है प्राइमरी फंक्शन और एक है हमारा, देखो ध्यान से सुनना आप, प्राइमरी फंक्शंस बेसिकली 2 तरीके से बटे हुए हैं हमारे, जिसके अंदर पहला आएगा क्या यहाँ पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा आएगा मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन में है डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब एक एक करके पहले इन पॉइंट्स को समझो, ये दोनों में फर्क क्या आता है। देखो बेटा, प्राइमरी और मेन फंक्शन, देखो प्राइमरी आप सबको पता है, प्राइमरी किसको बोला जाता है, पहला फंक्शन या मुख्य फंक्शन। कह रहा है प्राइमरी और फंक्शन और मेन फंक्शन क्या है यहाँ, प्राइमरी फंक्शंस इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी which is must perform in the economic system irrespective of time and place. The following two functions are, पहला क्या है बेटा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी पैसे का एक ऐसा कार्य जो सबसे मुख्य है। भाई सबसे पहला पैसा अगर सुनते हो ना, तो पैसा सुनते ही सब में से आंसर एक कॉमन आया था निकल के, क्या कि सर पैसा वो होता है जिससे हम चीजों को खरीद बेच सकते हैं, यानी कि सर पैसा वो होता है जिससे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखो लिखा भी है, मनी व्हेन यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हेल्प टू एनिमुलेट द बेसिस ऑफ लिमिटेशंस। किस चीज को खत्म करा इसने, बाटर ट्रेड को खत्म कर दिया। दैट इज द लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। आज आपको बेटा सामने वाला कोई बंदा नहीं ढूंढना, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, बेचने वाले बहुत खरीदे, आप पैसा दो, चीज को ले आओ। क्या हमें वेट करना पड़ता है कि सामने हमारी चॉइस वाला बंदा मिले, कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ पैसा लेके जाना है और चीज को उठा के लेके, ठीक है। तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स क्या हो गई हमारी, खत्म हो गई। इसके बाद दूसरा कहता है इंडिविजुअल कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द मनी एंड देन कैन यूज दिस मनी टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स कन्वीनियंस। देखो बाटा सिस्टम में क्या कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कर सकता था, नहीं, लेकिन आज कर सकता है, कर सकता है। सर हमारे पास पैसा है, मैं दुकान पे जाऊंगा, सामान खरीद के ले आऊंगा, यानी अब हमें 2 पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिंगल पार्टी भी क्या कर सकती है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली चीजों को खरीद और बेच सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट, इसका सेकंड फंक्शन है। मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट का मतलब क्या है ये समझते हैं। कहता है अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट सर्व एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और अ यूनिट ऑफ अकाउंट। मैंने आपको क्या बताया बेटा, सब्जी, फल, फ्रूट, कपड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, घर, सब चीजों को एक कॉमन जगह नाप सकते हो, वो क्या है, पैसा। घर कितने का है जी, 1 करोड़ का। सब्जी कितने की है, 100 रुपए की। शर्ट कितने की है, 500 रुपए की। सब चीजों को किस में नाप रहे हो आप, पैसे में नाप रहे हो। तो सबको मेजर करने के लिए कॉमन मेजरमेंट यूनिट है, वो क्या है बेटा, हमारे पैसा है। ठीक है, दूसरा, अंडर बार्टर इकोनॉमी देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन विच द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स कुड बी मेजर्ड। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। विद ईच अदर मनी हैज आल्सो सॉल्व दिस डिफिकल्टी। आज हमने क्या कर लिया, इस डिफिकल्टी को भी सॉल्व, क्योंकि भैया पहले मेरे को नहीं पता था कि गाड़ी ज्यादा महंगी है, स्कूटर ज्यादा महंगा, मेरे हिसाब से तो सब एक बराबर है। ठीक है ना, पहले क्या एक्सचेंज होते थे, राजा महाराजाओं के टाइम में बेटा ऐसा हुआ, स्टोरीज पढ़ोगे ना आप, तो एक ने गाड़ी दी और उसके बदले में 5 हाथी ले लिए। आज आप गाड़ी देके हाथी लेके दिखा दो, किसी से देगा ही नहीं भाई, उसे पता है कि हाथी की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव टू गाड़ी के, क्योंकि एक तो क्या है बहुत कम रह गए, ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट ने बेचने पे बैन लगा रखा है, दांत पे बैन लगा रखा है, तो हाथी तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, अब इसके बाद आओ अगले पे, मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेटर इनटू व्हिच द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। ऊपर वाला ही पॉइंट है बेसिकली, क्या सर, पैसे से आज हम हर एक चीज को क्या कर सकते हैं, कॉमनली मेजर कर सकते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज कॉल्ड अ प्राइस, एंड बाय नोइंग द प्राइस ऑफ अ वेरियस कमोडिटी इट इज इजी टू कैलकुलेट एक्सचेंज रेशियो। कहता है आज जब आप किसी चीज को मेजर करते हो, वो किस में करते हो बेटा, मनी में, और उस चीज को क्या बोलते हैं, उसकी कीमत बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, उसकी प्राइस। और उस प्राइस की बेस पे मैं तय कर सकता हूं मुझे कितनी यूनिट खरीदनी है, कितनी नहीं। समझना कैसे, भाई हम सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं है। एक बंदा शॉपिंग करने जाता है, वो क्या करता है, महीने का राशन एक साथ डलवा लेता है, होते हैं ऐसे बंदे। एक पर्सन जाता है, वो कहता है भैया अभी 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम दे दो, लेकिन वो डिसाइड कैसे हो पा रहा है, भैया एक की इनकम है 10,000 और एक की इनकम है 1 लाख रुपए, तो जिसकी इनकम 1 लाख है वो अपने हिसाब से चल रहा है, जिसकी इनकम 10,000 है वो अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन ये पॉसिबल कब हो पा रहा है, क्योंकि आपके पास पैसा है, तो पैसे की वजह से आप हर चीज को क्या कर पा रहे हो बेटा, आज मेजर कर पा रहे हो, इस वजह से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें खरीद पा रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, चलिए देखते हैं।
सेकेंडरी फंक्शन में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है क्रेडिट हैज बिकम द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार। आज जो मॉडर्न इकोनॉमी आप जी रहे हो, ठीक है, जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हो उसमें से 90% ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कोई चीज ईएमआई पे ली होगी। कोई ना कोई चीज आपने ली होगी, कभी टीवी लिया हो, फ्रिज लिया हो, गाड़ी ली हो, कुछ भी हो, एक बार ईएमआई पे आपने लिया होगा कुछ ना कुछ। और आप, एक एग्जांपल देता हूं, आज आपके हिसाब से फोन बिकने की रेशो कितनी है बेटा? बहुत बिकते हैं, बिग बिलियन डेज आएगा, बहुत बिकेंगे, ठीक है। अब वहां पे दो ऑप्शंस खत्म कर देता हूं, एक क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और आपको उसके ऊपर फाइनेंस बंद कर दिया। अब कितने बिकेंगे, ज्यादा या कम? कितने कम? सर बहुत कम हो जाएंगे, सडनली डिमांड गिर जाएगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि आज जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा किस पे डिप है? क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर। क्योंकि मुझे बता भैया 50,000 का फोन है, 10-10 हजार करके 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में आराम से पेमेंट करनी है, तो सारे क्या कर रहे हैं? गाड़ियां भी लेके आ रहे हैं, सब कुछ लेके आ रहे हैं। रीजन क्या हुआ? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या बोला गया सर? क्रेडिट हैज बिकम द लाइफ एंड ब्लड ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आज जिंदगी है उधार। इन मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन इंस्टेंट पेमेंट आर नॉट मेड। कहता है दिन के अंदर अगर मान लो मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो उसमें कैश वाली ट्रांजेक्शन क्या मिलेंगी? बहुत कम मिलेंगी। और क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन क्या मिलेंगी बेटा? बहुत सारी मिलेंगी। द डेटर मेक अ प्रॉमिस दैट दे विल मेक अ पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट। इन दो सिचुएशन मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो देखो अब एग्जांपल समझो। मैंने क्या लिया बेटा? एक फोन 1 लाख रुपए का, और इसकी मैंने दी 10 किस्तें डिवाइड करी, तो मेरे को पर मंथ कितना देना है बेटा यहाँ पे? तो अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? बेसिकली मैं वादा कर रहा हूँ कंपनी को कि भैया मैं आपको 10,000 रुपए महीना क्या करूंगा? पे कर दिया करूंगा। तो ये कौन सा प्रॉमिस हुआ? डेफर्ड पेमेंट का प्रॉमिस हुआ, ठीक है। अब जितने भी प्रॉमिस फ्यूचर पेमेंट के लिए किए जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? डेफर्ड पेमेंट बोलेंगे। बेसिक सा टर्म ये है यहाँ पे, ठीक है। It has become possible because money has general acceptability, its value is stable, it is durable and homogeneous। ऐसा हो क्यों पाता है? बताएगा मेरे को कोई? भाई डेफर्ड पेमेंट में पहले भी कर सकता था बाटा सिस्टम में। मैंने किसी को क्या कहा कि भैया मेरे को आप गेहूं दे दो, आप मेरे को 100 किलो गेहूं दो, उसके बदले में मैं आपको 125 किलो गेहूं दे दूंगा। तो ये तो उस टाइम भी कर पा रहा था, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था, आज हो जाता था। उसका रीजन क्या बताया? क्योंकि बेटा आप उस टाइम पे ये श्योरिटी नहीं दे पाते थे कि मैं आपको सेम क्वालिटी की गेहूं दे पाऊंगा। लेकिन आज आप क्या कह सकते हो? भैया मैं आपसे 10,000 रुपए ले रहा हूँ, 2 महीने बाद मैं आपको 12,000 रुपए वापस करूंगा। तो 12,000 तो 12,000 ही रहेंगे ना, चाहे 2 महीने बाद दो, चाहे 10 साल बाद दो, वो 12,000 क्या रहने वाले हैं? 12,000। यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब आता है बेटा यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया ये आपका? कहता है वेल्थ कैन बी कन्वीनियंटली स्टोर इन द फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी कैन बी स्टोर्ड विदाउट लॉस इन द वैल्यू। देखो पैसा एक ऐसी चीज है जिसको आपने संभाल के रख भी लिया, तो क्या उसकी वैल्यू कम होने वाली है? नहीं होने वाली। तो यानी सेविंग क्या हो गई बेटा? पैसा आने के बाद बहुत इजी हो गई। दूसरा पॉइंट, सेविंग आर सिक्योर्ड एंड कैन बी यूज्ड व्हेनेवर देयर इज अ नीड। सेविंग एक ऐसी चीज है, आपके पास पैसे रखे हैं, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आप पैसा निकालोगे, उसको हाथों हाथ क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। तीसरा, इन दिस वे मनी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट। भाई आप सबको क्या बोला जाता है कि भैया पढ़ लिख लो, एक अच्छी सैलरी कमा लो, और अपने आने वाले टाइम के लिए क्या कर लो? कुछ पैसा जोड़ के रख लो, यही बोला जाता है। बार बार सेविंग्स पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज प्रेजेंट में मैं जितनी सेविंग करूंगा उतना मेरा फ्यूचर क्या हो जाएगा बेटा? रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मुझे पता है भैया आने वाले टाइम के लिए मेरे पास 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो मैं क्या हूँ? सिक्योर हूँ आज की डेट में। तो एक तरीके से सेविंग्स क्या करती है बेटा? प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में ब्रिज का काम करती है, ठीक है। मनी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, दस मनी सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द असेट फंक्शन ऑफ द मनी। जब हम मनी को सेव करके रखते हैं, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट सब बता सकते हैं मेरे को, आपने 1 करोड़ रुपया सेव करा, तो आपकी 1 करोड़ रुपए की असेट्स क्रिएट हुई या लायबिलिटी क्रिएट हुई? असेट्स, संपत्ति बन गई ना। ह्यूमैनिटीज वाले भी बता सकते हैं, असेट्स का मतलब होता है बेटा संपत्ति। कि मैंने 1 करोड़ रुपए जोड़ के रख दिए, तो मैंने 1 करोड़ रुपए की क्या क्रिएट कर दी? अपनी संपत्ति बना ली। उसे क्या बोला जाएगा? एक तरीके से अपनी असेट्स क्रिएट कर ली। तो जब हम अकाउंटेंसी के तौर पे सोचते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी असेट्स बन जाती है, ठीक है। चलिए